गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है G20 समिट इन रियो। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो G20 समिट जो है वो शुरू हुई है रियो डी जेनेरो में, जो कि ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट होस्ट कर रहे हैं। तो G20 एक ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का एक फोरम है जो कि 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें 19 इंडिविजुअल कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन अलग से रिप्रेजेंटेड है। तो इसको जो है वो हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट का जो है वो फोरम पर लेवल पर एलिवेट कर दिया गया 2008 में, क्योंकि उस टाइम पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो उसे डील करना ज़रूरी था। तो ये एक ऐसा फोरम है, ये कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। यहाँ पर जो एग्रीमेंट्स या डिसीजंस होते हैं उनका कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं होता। ओके। अब जो इसके इनवाइटीज़ हैं, गेस्ट नेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, जिसमें कि यूएन भी आ जाता है कई बार और वर्ल्ड बैंक भी आता है। ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फॉस्टर करना, पॉलिसीज़ जो कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर रही हैं उन्हें प्रमोट करना, रिस्पॉन्सेज जैसे अगर फाइनेंशियल या हेल्थ क्राइसिस आ जाए जैसे कोविड-19 का, उसको कोऑर्डिनेट करना, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन करना, और दोनों एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ दोनों की वॉइसेस को रिप्रेजेंट करना। ठीक है। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें अचीवमेंट्स के, तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो कोऑर्डिनेट किया गया है, उसको उसको रिस्पांस जो 2008 में था। इंटरनेशनल कंसेंसस किया गया है क्लाइमेट चेंज गोल्स का के ऊपर। ओके। डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव पैंडमिक के टाइम पर चलाया गया वल्नरेबल कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक रिकवरी प्लान्स जो है वो ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू फैसिलिटेट किए गए। इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है वो फोकस्ड रही फोस्टर करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि ग्लोबल डिजिटल डिवाइड को ब्रिज किया गया। ओके। तो इसके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वहाँ पर स्पीच दी तो उस पर क्या फोकस रहा? तो उन्होंने प्रेज़ किया ब्राज़ील के एजेंडा को, कि ब्राज़ील जो है वो SDGs और ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स के ऊपर जो है एम्फसाइज़ कर रहा है। इंडिया ने बताया कि हमने 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला है पिछले डेकेड में, और फूड सिक्योरिटी जो है अफ्रीका में स्ट्रेंथन करने का हमने काम किया है। ब्राज़ील की जो कमिटमेंट है या फिर प्रपोजल ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर और पॉवर्टी के ऊपर जो बनाने को कहा गया है, उसको इंडिया ने सपोर्ट किया, वेलकम किया, और एम्फेसाइज़ किया कि ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को प्रायोरिटाइज़ किया जाना चाहिए। इंडिया जो इनिशिएटिव्स हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन के ऊपर, उसके ऊपर भी फोकस किया गया। ओके। तो ब्राज़ील ने एजेंडा रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सुपर रिच को टैक्स होना चाहिए, ट्रम्प जो है जो पॉवर्टी है उसको कॉम्बैट किया जाना चाहिए, और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म किया जाना चाहिए। ओके। तो ट्रेड टॉक्स जो है वो ओवरशैडो हो गए US चाइना ट्रेड वॉर के ऊपर, खासकर जब ट्रम्प जो है वो प्लान कर रहे हैं न्यू टैरिफ्स लाने के लिए। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं GSAT N2 और GSAT 20। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की जो GSAT कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको रिसेंटली स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो GSAT की जो ये 20 सैटेलाइट है, इंडिया के एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको डेवलप किया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा। इसको स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। इसको डिज़ाइन किया गया है डेटा और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रिमोट रीजन्स में, और इनेबल करने के लिए इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि KA बैंड में ऑपरेट करेगी, और ये लगभग इसका थ्रूपुट जो है वो 48 GBps है, और इसकी मिशन लाइफ जो है 14 ईयर्स रहेगी। ओके। तो क्यों हमको फैल्कन 9 रॉकेट को चूज़ करना पड़ा? क्योंकि इसरो का जो मार्क 3 लॉन्च व्हीकल है वो 4000 किलो तक की जो है वो सैटेलाइट्स तो ले जाता है, बट जो ये GSAT का N2 का जो वेट है ये 4700 kg था, तो इसलिए हमें जो है स्पेस एक्स के फैल्कन 9 का यूज़ करना पड़ा। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है, और वहाँ से ऑयल, फूड और मशीन्स जो है वो ट्रेड उसका शुरू हो चुका है। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स ने रिसेंटली बताया है। तो चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी राउट, जिसको हम ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कहते हैं,
ये इंडिया जो है इंडिया के साउथ इंडिया जो पोर्शन है उसको रशिया के ईस्ट कोस्ट के साथ लिंक कर रहा है, और ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन करके दे रहा है हमें कार्गो ट्रांजिट टाइम बिटवीन इंडिया और रशिया का फार ईस्ट। लगभग 16 दिन तक कम टाइम लगता है अब हमें, ठीक है। डिस्टेंस भी लगभग 40% कम कर दिया है। अगर हम देखें तो मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक का जो वेस्टर्न सी राउट के और सुएज कनाल से जो डिस्टेंस है वो लगभग 16,000 किलोमीटर का पड़ता है, और लगभग 40 दिन लग जाते हैं कंटेनर्स को रशिया के फार ईस्ट तक पहुंचने में, ठीक है, थ्रू थ्रू यूरोप। लेकिन जो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर है, इसमें जो डिस्टेंस है वो 10,000 किलोमीटर, 10,500 किलोमीटर के आसपास रह जाता है, और सब्सटेंशियल सेविंग जो है वो लगभग 5600 किलोमीटर डिस्टेंस की होती है। और ये ईएमसी जो है ये पास हो रहा है थ्रू सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट्स, अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लस्टर म्यूनिशंस। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशियन बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें कि क्लस्टर म्यूनिशंस का यूज़ किया गया है, वो अभी रिसेंटली नदर्न यूक्रेन के कुछ रेजिडेंशियल एरिया में जो है वो स्ट्राइक हुई है। तो क्लस्टर म्यूनिशंस क्या होते हैं? इनको हम क्लस्टर बॉम्ब्स भी कहते हैं। ये वो वेपन्स हैं जिन, जैसे इनका नाम से ही मेरे को समझ आ रहा है, कि डिलीवर करते हैं क्लस्टर्स ऑफ स्मॉलर एक्सप्लोजिव सब म्यूनिशंस एक टारगेट पर। तो डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल है, बट नंबर ऑफ सब म्यूनिशंस जो है वो वेरी हो सकते हैं, सेवरल से लेकर 600 तक भी हो सकते हैं। और वास्ट मेजॉरिटी जो होते हैं वो फ्री फॉलिंग होते हैं, मतलब कि वो इंडिविजुअली गाइडेड होते हैं एक टारगेट की तरफ। लेकिन कहा जाता है कि कई तरह के सब म्यूनिशंस जो हैं वो फेल हो जाते हैं एक्सप्लोड होने पर, इनिशियल इम्पैक्ट देने पर, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई तरह की जो है वो लैंड माइंस की तरह वो पड़े रह जाते हैं, और उससे जो है फ्यूचर में सिविलियंस के ऊपर थ्रेट आता है कई ईयर्स तक या फिर कई डेकेड्स तक। ओके, तो जो कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस है वो प्रोहिबिट करता है कि हर सर्कमस्टांस में कि उसका यूज़, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉक माइलिंग या ट्रांसफ़र नहीं किया जाए क्लस्टर म्यूनिशंस का। अब जो ये कन्वेंशन है ये डब्लिन में अडॉप्ट किया गया था 2008 में। ये प्रोहिबिट करता है यूज़, स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस, और ये एक तरह से इंटरनेशनल लॉ बना 2010 में जब ये इन्फोर्स हुआ। लेकिन इंडिया और यूएस जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी सिग्नेटरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थाई सैक ब्रूड वायरस। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने अनकवर किया है कि ट्रांसमिशन हो रहा है पैथोजेंस का मैनेज्ड हनी बीज के बीच में और वाइल्ड पॉलिनेटर्स के बीच में। तो इस प्रोसेस को हम पैथोजन स्पिल ओवर और स्पिल बैक कहते हैं। तो अगर हम देखें थाई सैक ब्रूड वायरस जो ग्रेटेस्ट थ्रेट है जो एशियाटिक हनी बी फेस कर रही है, ये डिसीज़ जो है वो वायरस के इन्फेक्शन से जो है बी के जो लार्वे है वो किल हो जाता है। और हनी बी की कॉलोनीज़ में साउथ इंडिया में जो है ये सबसे पहले आया 1991-92 में, और 2021 में ये रीएमर्ज हुआ तेलंगाना में। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये इसलिए बन जाता है क्योंकि इंडिया जो है वो लगभग 700 स्पीशीज़ को होस्ट करता है। तो पैथोजन स्पिल ओवर और पैथोजन स्पिल बैक में क्या डिफरेंस है? तो स्पिल ओवर में क्या होता है कि स्पीशीज स्पेसिफिक पैथोजन जो है वो इस्टेब्लिश करता है इन्फेक्शन किसी एक होस्ट में, ठीक है। जैसे समझ लो कि नीपा वायरस बैट से पिग्स में गया। ओके, अब स्पिल बैक में क्या होता है कि स्पिल ओवर जो है पैथोजन से उस पर्टिकुलर होस्ट में वापस आ जाता है। उस होस्ट पैथोजन जो है वो एक नॉवल होस्ट से अपने ओरिजिन होस्ट में वापस आ जाता है। समझ लो कि हम सार्स जो है या फिर जो कोविड था वो जब ह्यूमन से बैट्स में वापस गया तो उसको हम पैथोजन स्पिल बैक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव। टॉपिक आपके इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ने मिलकर वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव जो है वो इंट्रोड्यूस किया है ताकि इनॉर्मस माइक्रोबियल पोटेंशियल इंडिया का जो है वो शो किया जा सके। तो वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव हाईलाइट करता है यूनिक बैक्टीरियल स्पीशीज़ इंडिया की में जो हमें मिलती हैं। ओके, और ये इनिशिएटिव कोऑर्डिनेट किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स द्वारा। और इसमें क्या है कि जो है वो फुली एनोटेटेड बैक्टीरियोलॉजिकल जीनोम जो है वो आइसोलेट करके कंट्री में फ्रीली अवेलेबल किया जाएगा पब्लिक के सामने, और इसको कम्प्लीमेंट किया जाएगा डिटेल्ड ग्राफिकल समरी के साथ, इन्फोग्राफिक्स के साथ और जीनोम असेंबली के साथ। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें एक आइडिया देते हैं अबाउट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ दीज माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे के लिए बहुत क्रूशियल है हमारे इकोसिस्टम के लिए,
क्यूमुलेटिवली ये हेल्प करते हैं हमें मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस ऑन द प्लैनेट। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं हमारे प्लांट्स के साथ और हेल्प करते हैं हमें न्यूट्रिएंट और वाटर अपटेक में। तो ये जो बहुत सारे जो है माइक्रोबियल सेल्स हमारे जो है वो वर्ल्ड में या फिर दुनिया में जो है वो अवेलेबल है, इवन मोर देन द नंबर ऑफ ह्यूमन सेल्स इन आर ह्यूमन बॉडी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उन्होंने ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स 2023 लॉन्च किया है। तो इसको एज कंसेप्चुलाइज और डिज़ाइन किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स द्वारा। ऑब्जेक्टिव था कि बताया जाए, ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपैरेटिव पिक्चर दी जाए और इंसाइट्स दिए जाएं कि क्या स्ट्रेंथ्स और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है रिगार्डिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इस इंडेक्स को कंप्यूट करने के लिए डेटा जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में जो सीपी ग्राम्स पर था उसको यूज़ किया गया है। एक टू डायमेंशनल एनालिसिस देता है ये रूट कॉज ऑफ इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस के ऊपर हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा। रिपोर्ट प्रेजेंट करती है क्लियर रोड मैप और एडवाइजरी देती है मिनिस्ट्री ऑफ और डिपार्टमेंट्स को कि कैसे सीपी ग्राम्स का वो और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रोड मैप हमें ये भी बताता है कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई और मशीन लर्निंग डेटा एनालिसिस के लिए। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is G20 summit in Rio. This topic is important for your international relations. So G20 summit began in Rio de Janeiro, which is being hosted by Brazilian president, and the Prime Minister Modi also hosted the opening session of the G20 summit on social inclusion and the fight against hunger and poverty. First of all, we need to understand what is G20. It's a group of finance ministers and central bank governors from 19 individual countries and European Union, which was established in 1999. But later on, it was elevated to a forum of heads of state or government in 2008, so as to effectively respond to the global financial crisis of 2008. So it is a forum, it is not a legislative body, and its agreements and decisions have no legal impact. So the special invitees include guest nations and organizations which also include the United Nations and World Bank, and they participate in these summits. So what are the objectives or aims of this G20? So it fosters global economic growth and financial stability. It promotes policies addressing climate change and equitable development. So it also coordinates policies. It also coordinates responses to financial and health crisis. So it also strengthens multilateral cooperation on trade, investment, and innovation. It also represents voices of both advanced and emerging economies, including the global south. So what are the achievements or examples of it? So it has coordinated response to the global financial crisis, preventing deeper recession. It has also played a key role in fostering international consensus on climate change goals. It also launched the debt service suspension initiative during the pandemic to aid vulnerable countries. It facilitated vaccine distribution and economic recovery plans through global cooperation. So India's G20 presidency focused on fostering digital public infrastructure to bridge the global digital divide. Okay. So, during the speech, Prime Minister Modi praised Brazil's agenda for emphasizing SDGs and global South concerns. He outlined that India pulled 250 million people out of poverty in the last one decade. So, he focused on strengthening food security in Africa also, and he welcomed Brazil's proposal to establish a global alliance against hunger and poverty. He also emphasized prioritizing global South concerns, and he said how India has managed uh, with initiatives made for women-led development. He also focused on nutrition as part of food security efforts. So Brazil has having an agenda emphasizing on sustainable development, taxing the super rich, combating poverty, and reforming global financial institutions. Trade talks were also there, but they were overshadowed by fears of an escalating US China trade war, especially with now Trump in charge. Okay. So the next topic is GSAT N2 or GSAT 20. This topic is important for your science and tech section. So India's GSAT N2 communication satellite was recently launched by SpaceX
Falcon 9 rocket recently. So GSAT N2 or GSAT 20 is India's advanced communication satellite developed by New Space India Limited, which is the commercial arm of ISRO under Department of Space. It was launched on board the SpaceX Falcon 9 rocket into geosynchronous transfer orbit, and it is designed to provide data and internet services to remote regions and enable in-flight internet connectivity across the Indian subcontinent. So it is a high throughput communication satellite operating in the Ka band, and it provides a throughput of about 48 Gbps. So it has a lift-off mass of 4,700 kg and has a mission life of 14 years. So while ISRO's Mark 3, why we had to choose the Falcon 9 rocket? Because while ISRO's Mark 3 launch vehicle can place up to 4,000 kg of satellites into geostationary transfer orbit, GSAT was about 4,700 kg, so it required a different solution. So that's why ISRO had to turn to SpaceX launch vehicle for this mission. Okay. So the next topic is Eastern Maritime Corridor. This topic is important for your international relations. So Chennai Vladivostok Eastern Maritime Corridor has become operational, and it is carrying oil, food, and machines as per the recent report which was presented by Minister of Ports. So Chennai Vladivostok Sea Route, also known as the Eastern Maritime Corridor, will link Russia's east coast with South India. So it offers significant reduction in both cargo transit time between India and Russian Far East, and also distance. So currently the route from Mumbai to St. Petersburg is through the Western Sea route, and Suez Canal is about 16,000 kilometers. So it takes about 40 days to reach Russia's Far East region through Europe. But the distance from Chennai to Vladivostok is about 10,458 kilometers, which means that we get substantial savings of about 5,600 kilometers in distance. And it also means that uh, the we also save about 16 days instead of 40 days while using this transit route. So this EMC passes through Sea of Japan, East China Sea, South China Sea, Malacca Straits, Andaman Sea, and the Bay of Bengal. So the next topic is cluster munitions. This topic is important for your security section. So a Russian ballistic missile with cluster munitions struck a residential area in northern Ukraine, killing 11 people, including two children. Okay, so cluster munitions or cluster bombs are weapons which, as the name suggests, deliver clusters of smaller explosive submunitions onto a target. Depending upon the model, the number of submunitions can vary from several to more than 600. The vast majority of them are free falling, which means that they are not individually guided towards a target. Therefore, many submunitions fail to explode during the initial impact, which leaves duds that act like landmines. So they pose threat to civilians for years and even decades to come. Okay, so we have this convention on cluster munition, which prohibit under any circumstances the use, development, production, acquisition, stockpiling, and transfer of cluster munitions. So the convention was adopted in 2008, and it prohibits all use, stockpiling, production, and transfer of cluster munitions. This convention became binding international law when it entered into force in 2010. Apart from the US, India is also not a signatory to this convention. Okay. So the next topic is Thai sac brood virus. This topic is important for your environment section. So research has uncovered the transmission of pathogens between managed honeybees and wild pollinators, a process called pathogen spillover and spillback. So it is one of the greatest threats facing the Asiatic honeybee, and this disease is caused by the virus infection killing the bees larvae. And honeybees colonies in South India and in 1991-92, this Thai sackbrood virus outbreak devastated around 90% of Asiatic honeybee colonies in South India and re-emerged in 2021 in Telangana. Okay, and India hosts more than 700 bee species. So, what is the difference between pathogen spillover and pathogen spillback? So, it is an event in which a species-specific pathogen establishes infection in a novel susceptible host. And what is pathogen spillback? So, it is a specific instance of spillover which occurs when a pathogen is transmitted from a novel host back into an origin host. For example, if COVID gets transmitted from humans to wild caught bats. Okay.
So the next topic is One Day One Genome Initiative. This topic is important for your science and tech and your environment section. So Department of Biotechnology and Biotechnology Research and Innovation Council has introduced this One Day One Genome Initiative to showcase the enormous microbial potential of India. So it will highlight the unique bacterial species found in our country, and this initiative is coordinated by Biotechnology Research and Innovation Council and the National Institute of Biomedical Genomics, and it is an institute of the Department of Biotechnology. So this initiative is aimed to release a fully annotated bacteriological genome isolated in the country, freely available to the public. This will be complemented by with a detailed graphical summary, infographics, and genome assembly or annotation details. So these documents will thus give us an idea about the scientific and industrial use of these microbes. So what is the role of microorganisms? So they are crucial for our ecosystem. Cumulatively, they help us to maintain the homeostasis in our planet. So microorganisms are symbiotically associated with plants, and they help them in nutrient and water uptake. There are many more microbial cells than the number of human cells in our body. Okay, so the next topic is grievance redressal assessment and index. This topic is important for your governance section. So recently, Union Minister of State of Science and Technology has launched this grievance redressal assessment and index 2023, which was conceptualized and designed by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances. So it has an objective to present organization-wise comparative picture and provide valuable insights about the strengths and area of improvement regarding the grievance redressal mechanism. So the first edition was launched in 2023. Uh, about the year 2022. Okay, so to compute this index, data between January and December 2023 was used from CP grams. So this report presents a two-dimensional analysis of the root causes of effective redressal of grievances. This report presents a clear roadmap with an advisory for the ministries and departments to leverage CP grams and its features like IGMS 2.0, tree dashboard, etc., so as to enhance grievance redressal. So the roadmap for improvement emphasizes integrating advanced technologies like AI and machine learning for data analytics, predictive analytics, and preventive measures while while revising the ATR formats for better reporting. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.